नमस्कार साथियों, स्टडी टाइम में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि मैं अपने पिछले वीडियो में जो पुनर्जागरण के जनक थे, सामाजिक बुराइयों से और सामाजिक कुरीतियों से सारी ज़िंदगी लड़ते रहे राजा राम मोहन राय के जीवन चरित्र के विषय में और उनसे जुड़ी हुई तमाम जानकारियां मैंने आपको अपने पिछले वीडियो में दी थी। आज हम उसी क्रम में, उसी कड़ी में टैगोर खानदान और देश और समाज को दी गई उनकी उपलब्धियों के विषय में चर्चा करेंगे। सारी जानकारी दोस्तों आपको देंगे, आप बने रहिए मेरे साथ। आज हम टैगोर खानदान में जन्मी सभी विभूतियों की क्रम से आपको जानकारी देंगे कि इनका हमारे देश और समाज के प्रति इनका क्या योगदान रहा। तो योगदान तो रविन्द्रनाथ टैगोर का सबसे ज़्यादा माना जाता है। रविन्द्रनाथ टैगोर को लोग जानते हैं, लेकिन रविन्द्रनाथ टैगोर के पहले जो टैगोर खानदान के जो फाउंडर हैं, जो संस्थापक हैं, जिन्होंने एक परिवार ही नहीं बल्कि एक समाज को एक दिशा दी, तो जो परिवार के फाउंडर हैं वो सबसे पहले व्यक्ति हैं द्वारिकानाथ टैगोर। द्वारिकानाथ टैगोर को जाने बिना, चाहे वो देवेंद्र नाथ हो या रविन्द्रनाथ टैगोर हो, उनकी उपलब्धियां अगर गिनाते हैं तो अधूरी मानी जाएंगे साथियों। तो इसलिए सबसे पहले जो परिवार के फाउंडर हैं द्वारिकानाथ, उनके विषय में हम जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। तो द्वारिकानाथ जी का जन्म जो है ये 1794 में हुआ था। 1794 में बंगाल में हुआ था और ये एक बहुत बड़े बिजनेसमैन होने के साथ साथ ये एक उत्पादन करता थे, यानी अपनी ज़मीन पर खेती कराते थे और अपनी ज़मीन पर ये सिल्क की और मसालों की और नील की खेती कराते थे। सिल्क, मसाले और नील की खेती कराते थे और उसे विदेशों में निर्यात करते थे, एक्सपोर्ट करते थे। उससे भारी धन की प्राप्ति इनको होती थी। विदेशों में साथियों निर्यात करते थे, तो आप समझ सकते हैं कितने बड़े आदमी होंगे। और यही नहीं, ये तो खेती की बात हो गई। अब अगले पड़ाव पर आते हैं। अगला इनका जो अभियान था वो क्या था? 1813 ईस्वी में जो ब्रिटिश एक्ट आया, उसमें ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार का जो उसका एकाधिकार था उसको समाप्त कर दिया गया। इस बात को तुरंत द्वारिकानाथ जी ने भांप लिया और इसका फायदा उठाते हुए उन्होंने बड़े बड़े जहाज़ों पर सौंफ जो खाने वाली सौंफ होती है और जायफल, सौंफ और जायफल और मिर्च भर भर करके जहाज़ों में अर्जेंटीना को सप्लाई किया और उससे बहुत बड़ी मात्रा में इनको धन की प्राप्ति हुई। तो देखिए 1813 में एक्ट बन करके आया। उस एक्ट में ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक अधिकार को समाप्त कर दिया गया कि एकमात्र वही अधिकार नहीं करेगी, कोई भी व्यापार कर सकता है। उसी का तुरंत लाभ उठाया और ब्रिटिश जो ईस्ट इंडिया कंपनी के जो व्यापारी थे वो इनके मित्र भी थे, दोस्त भी थे। तो इनको जानकारियाँ लगना एक अलग बात है, लेकिन उस जानकारी के आधार पे आगे कदम बढ़ाना, उसको धरती पर आयाम देना एक साहस की बात होती है। तो देखिए किस तरीके से लाभ उठाया। अब इसके बाद अगला जो पॉइंट है, अब देखिए 1822 आ गया। अभी मैंने 1813 का हवाला देते हुए मैंने बताया कि किस प्रकार से अर्जेंटीना को उन्होंने मिर्च और ये सौंफ और जायफल उन्होंने निर्यात किया, भारी धन कमाया। अब 1822 में बीमा उद्योग की शुरुआत की भारत में। देखिए साथियों, आज जो आपको बीमा हो रहा है, बीमा कंपनियां बीमा करती हैं, इसकी शुरुआत देश में कहाँ से हुई इसको आप समझिए कि इसकी शुरुआत भारत में द्वारिकानाथ टैगोर ने बंगाल में की, 1822 में की। उन्होंने एक कंपनी की स्थापना की और उस कंपनी का नाम था ओरिएंटल लाइफ इंश्योरेंस सोसाइटी। ओरिएंटल लाइफ इंश्योरेंस सोसाइटी उस कंपनी का नाम रखा और ये
उस समय के ज़माने में धनी लोगों का बीमा करती थी, दूसरे व्यापारियों का बीमा करती थी और तीसरे उनके जहाज़ों का बीमा करती थी। उनके जहाज़ों का बीमा इस आधार पर करती थी कि भाई जहाज़ समुंदर से आते जाते हैं, अगर समुंदर में तूफान आ जाए, उससे अगर जहाज़ डूब जाए तो उसकी भरपाई कंपनी करेगी। अगर समुद्री डाकू जहाज़ पर हमला कर देते हैं और जहाज़ क्षतिग्रस्त हो जाता है, उनकी भरपाई कंपनी करेगी। यदि समुद्री लहरें अचानक उठती हैं और उसमें जहाज़ डूब जाता है तो ऐसी स्थिति में कंपनी भरपाई करेगी। देखिए साथियों, उस समय के ज़माने की चीज़ ये बीमा कैसे हो रहा है। अगर व्यापारी उसी जहाज़ में व्यापारी बैठे हैं और वो अगर मारे जाते हैं तो उनका बीमा। तो ये बीमा का व्यवसाय भारत में द्वारिकानाथ टैगोर ने शुरू किया था और वो मतलब इसमें काफ़ी उनको ये सफल रहे। अच्छा, इसके बाद 1828 आता है। इसी क्रम में हम आगे देखिए किस तरीके से उनके कदम आगे बढ़ रहे हैं, हर क्षेत्र में, बिजनेस के हर क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं। तो अब देखिए अगला कदम क्या है। 1828 में बैंक ऑफ बंगाल के मुकाबले में द यूनियन बैंक की स्थापना उन्होंने बंगाल में की। दरअसल बैंक ऑफ बंगाल जो था वो ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा खोला गया बैंक था बंगाल में, और ये ब्रिटिश नागरिकों के हितों की पूर्ति करता था, भारतीयों की उतनी नहीं करता था। तो ये ब्रिटिश हितों के लिए, ब्रिटिश नागरिकों के हितों के लिए ये बैंक काम कर रहा था। और इसी के मुकाबले पर द्वारिकानाथ टैगोर ने द यूनियन बैंक की स्थापना की और भारत में प्रथम व्यक्ति वो हैं जो बैंक निदेशक बने। और धीरे धीरे इसकी शाखाएं बढ़ने लगी और ये भारतीयों के लिए वही सुविधा जो बैंक ऑफ बंगाल दे रहा था, वही सुविधा यूनियन बैंक देने लगा। दरअसल यूनियन बैंक से मतलब ये ना आप लोग समझें कि ये जो आज का यूनियन बैंक है यही था। ये आज के यूनियन बैंक की बात नहीं हो रही है। वो यूनियन बैंक बंगाल में था और बंगाल में तेज़ी से इसकी शाखाएं बढ़ने लगी और ये बंगाल का सबसे बड़ा बैंक ये साथियों बन गया, जिसकी स्थापना द्वारिकानाथ टैगोर ने की थी। और वो भारत के प्रथम ऐसे नागरिक थे जो बैंक निदेशक बने। अब देखिए 1828 तक हम आ गए। अब 1830 में चलते हैं। 1830 में द्वारिकानाथ टैगोर ने एक कंपनी खोली जिसका नाम था टैगोर एंड कंपनी, और इस नाम से कंपनी थी। ये कारपोरेट संस्था थी और इसका ये एक प्रकार की होल्डिंग कंपनी थी जो इनके बिजनेस वेंचरों को आगे बढ़ाती थी। तो ये 1830 में एक टैगोर एंड कंपनी, ये होल्डिंग कंपनी थी। इनके बिजनेस जो थे उनको, बिजनेस को ये आगे बढ़ाने का कार्य करती थी साथियों। अपने सफलता के झंडे गाड़ते हुए इसके अगले क्रम में साथियों एक बार द्वारिकानाथ टैगोर जी ब्रिटेन में गए। ब्रिटेन में उन्होंने देखा कि वहाँ भाप का जो इंजन है, भाप से चलने वाला इंजन यानी स्टीम इंजन, उसने ब्रिटेन में जो औद्योगिक क्रांति हुई थी उसमें 4 चांद लगा दिए। अब द्वारिकानाथ ने दिमाग लगाया कि क्यों ना ये स्टीम इंजन हम अपने भारत के लिए जाएं। और भारत में जो नावें हैं, जो चप्पू चला चला के नावें चलाई जाती हैं, उनसे जो बड़ी बड़ी नदियों से, जैसे गंगा पार से जो व्यापार होता है, उसमें जो समय खर्च होता है तो वो समय बचेगा। अब देखिए साथियों, ब्रिटेन जाने पर उनको ये ख्याल आया कि स्टीम इंजन जो है एक मील का पत्थर है, और उन्होंने ब्रिटेन से स्टीम इंजन मंगवाए। अब जब स्टीम इंजन मंगवाए तो एक प्रकार की टग वोट्स उनके लिए बनवाई गई। टग वोट्स में वो स्टीम के इंजन लगे। तो इस प्रकार से ये गंगा पार से जो व्यापार था और यात्रियों को लाना ले जाना, पहले पुल नहीं बने होते थे, पहले सवारी के साधन नहीं थे, नावों से आदमी इधर से उधर जाता था, व्यापार होता था। तो ये समय की इससे बचत होने लगी और ये दूसरे लोगों का व्यापार भी इन्हीं टग वोटों से होने लगा और समय की इससे बचत होने लगी और इससे आमदनी भी बढ़ गई। अब प्रश्न ये खड़ा होता है कि स्टीम इंजन जो चलता है वो, उसके लिए कोयला चाहिए। अब कोयला की समस्या खड़ी हो गई।
तो द्वारिकानाथ जी ने बंगाल की कई कोयले की खदानों को खरीद लिया, जिसमें एक बड़ी खदान जो रानीगंज है वो भी शामिल है, वो भी खरीदी गई। आज वो कोल इंडिया लिमिटेड के स्वामित्व में है। तो ये खदानें कि भाई कोयले की समस्या से निपटने के लिए स्टीम इंजन कैसे चलेंगे, तो खदानें ही खरीद ली। रानीगंज की खदान खरीद ली। अब देखिए वहाँ से खदानों से कोयला आने लगा और स्टीम इंजन में मतलब डाला जाने लगा, उससे भाप बनती थी, उसकी ताकत से वो इंजन चलता था और जो नाव थी वो तेज रफ्तार से चलती थी। उससे समय की बचत होने लगी, व्यापार और फलने फूलने लगा। अब देखिए जो रानीगंज से आने वाला कोयला है वो कलकत्ते तक आता था। अब ज़्यादा सवारी के साधन थे नहीं। अब समस्या ये खड़ी हुई कि बहुत समय लग जाता है कोयला आने में, तो वो ब्रिटेन आते जाते रहते थे। ब्रिटेन में उन्होंने देखा कि वहाँ रेलवे लाइन बिछाई गई और रेल का संचालन वहाँ पे चल रहा है और रेल बहुत तेज़ चलती है, तो क्यों ना रानीगंज से लेकर के कलकत्ते तक एक रेलवे लाइन बिछाई जाए। अब देखिए कितनी बड़ी बड़ी बातें मतलब सोची जा रही हैं कि उन्होंने रेलवे लाइन बिछाने की सोच डाली, और सोचा ही नहीं, उन्होंने एक कंपनी की स्थापना की जिसका नाम था ग्रेट वेस्टर्न बंगाल रेलवे। ग्रेट वेस्टर्न बंगाल रेलवे नामक कंपनी की स्थापना की, जो लाइन बिछाने का, रेलवे लाइन बिछाने का कार्य करती थी। तो उनका सपना था कि हम रानीगंज से लेकर के और कलकत्ते तक रेलवे लाइन बिछा दें और इसके बाद इसमें रेल चलाएं, तो जो कोयला का परिवहन व्यवस्था है वो दुरुस्त हो जाएगी और भारी मात्रा में रेल में भारी मात्रा में कोयला आ जाएगा, तो वो समस्या जो है परिवहन व्यवस्था की ख़त्म हो जाएगी और बड़ी मात्रा में कोयला आएगा। लेकिन साथियों यहाँ पर थोड़ी सी दिक्कत पैदा हो गई, क्योंकि अगर ये शासन डायरेक्ट महारानी का होता, 1858 में महारानी ने, जब 1857 का विद्रोह हुआ तो ये शासन महारानी ने अपने अंडर में लिया, यानी सरकारी शासन यहाँ पे भारत में स्थापित हुआ 1858 के एक्ट में। लेकिन उसके पहले की ये घटना है और तब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया का शासन था, यानी व्यापारियों का कब्जा था। तो द्वारिकानाथ जी का आना जाना ब्रिटेन में था, उनके बहुत सारे ब्रिटिश कारोबारी उनके मित्र थे, तो उन्हें ये विश्वास था कि हमको ईस्ट इंडिया कंपनी रेलवे लाइन बिछाने की आज्ञा दे देगी। उन्होंने इसी मतलब अपनी इस आशा को अपने मन में रख करके उन्होंने एक कंपनी का निर्माण कर डाला। लेकिन ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने रेलवे लाइन बिछाने की अनुमति द्वारिकानाथ टैगोर को नहीं दी, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी ये नहीं चाहती थी कि रेलवे जैसी महत्वपूर्ण जो इसका ये व्यापार है, और जो रेलवे की मैंने अभी नई नई खोज वहाँ भी हुई थी, तो रेलवे जैसी चीज़ का स्वामित्व भारतीयों के हाथों में हो, ये ईस्ट इंडिया कंपनी नहीं चाहती थी। तो वो रेलवे लाइन नहीं बिछा सके। ये 1842 ईस्वी की बात है। 1842 ईस्वी में उन्होंने ये कंपनी की स्थापना की थी, जो मैंने आपको बताई कि ग्रेट वेस्टर्न बंगाल रेलवे कंपनी। और वही साथियों आप देखेंगे कि भारत में 1853 में ठाणे से लेकर के बम्बई तक रेलवे लाइन बिछाने का डलहौजी के कार्यकाल में ये काम किया गया। ये बात हो रही है 1842 की, यानी उसके बहुत पहले की बात हो रही। तो उन्होंने कितने पहले इस चीज़ को, भारत में इसकी आवश्यकता को जान लिया था, लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी ने इसकी इजाज़त नहीं दी साथियों। अब देखिए अगले चरण की तरफ चलते हैं। अभी इनका अभियान यहीं से बंद नहीं हुआ। अभी देखिए भारत में चाय, जो भारत में चाय होती है, और दार्जिलिंग में तो बहुत अच्छी चाय होती है, बंगाल चाय के लिए भी बहुत प्रसिद्ध है। तो वहाँ के चाय के व्यापारियों ने एक बंगाल टी एसोसिएशन नामक संगठन की स्थापना की, और बंगाल टी एसोसिएशन एक व्यापारियों की संस्था थी जो चाय का आयात निर्यात मतलब करती थी, चाय को निर्यात करती थी। तो इसका अध्यक्ष और इसका मुखिया जो है द्वारिकानाथ टैगोर को बनाया गया। तो चाय की वाणिज्यिक खेती में भी द्वारिकानाथ टैगोर की बढ़ चढ़ कर के उनकी भूमिका थी। और 1847 में मात्र 51 वर्ष की उम्र में डायबिटीज के कारण इनका निधन हो गया।
और इतनी कम उम्र में इन्होंने देश में व्यापार के लिए इतने बड़े बड़े झंडे गाड़ दिए। तो मैंने इसको बताना इसलिए समझा कि फाउंडर का बड़ा महत्व होता है परिवार को आगे बढ़ाने में। तो अब देखिए ये खुद ही कितने योग्य थे कि बाहर के नस्ल के लोगों का भारत में आना, उनके आने से उनकी नई सभ्यता संस्कृति आना और रूढ़िवादिता और कट्टरपंथीता से अलग हट करके उनको नई नस्ल के लोगों को समझना, उनके विचारों को समझना और उनके अच्छे गुणों को आत्मसात करना और आत्मसात करके भारत का औद्योगिक विकास करना, उसको औद्योगिक आयाम देना। तो ये भारतीय थे और ब्रिटिश व्यापारियों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर के भारत में देखिए स्टीम इंजन लाए इन्होंने और चाय के व्यापार को एक आयाम दिया, बैंकों की यहाँ स्थापना की, नई नई चीज़ों की स्थापना कर रहे, व्यापार को आगे बढ़ा रहे ताकि व्यापार के महत्व को लोग समझें। तो साथियों इसके बाद इनकी मृत्यु के बाद, चूँकि डायबिटीज़ के कारण इनकी मृत्यु हो गई, तो इनकी मृत्यु के बाद जो है इनके परिवार के जो आगे की पीढ़ी थी उन्होंने इनके परिवार को आगे नहीं बढ़ाया और दिलचस्पी नहीं ली और उन्होंने जो आगे आने वाली पीढ़ी है उन्होंने कला और संस्कृति को ज़्यादा प्राथमिकता दी। तो साथियों ये द्वारिकानाथ टैगोर की उपलब्धियाँ जिन पर बताना बहुत ज़रूरी था और उन्हीं के समय में जो वहाँ कलकत्ते में जो थोड़ा दूर हट करके जोरासांको नाम की इनकी हवेली है और बहुत बड़ी हवेली है और उस हवेली के कुछ चित्र मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, आप देख लीजिए और इससे प्रेरित होइए कि किस तरीके से मतलब ये बंगाल का सबसे श्रेष्ठ परिवार माना जाता है, सबसे धनाढ्य परिवारों में से एक है, ज़माने से रहा है और भारत के लिए और देश के लिए, समाज के लिए आगे आप देखेंगे कि किस प्रकार से उपलब्धियां उन्होंने दी हैं। तो इसकी कुछ तस्वीरें आप जोरासांको हवेली की देख लीजिए और इसी जोरासांको हवेली को ठाकुरबाड़ी भी कहा जाता है। अब देखिए उनके पुत्र द्वारिकानाथ टैगोर के कई एक थे, तो मैं बहुत बड़ी फैमिली है टैगोर फैमिली, मैं सारे लोगों की चर्चा ना तो यहाँ करना चाहता हूँ और ना ही इस वीडियो के माध्यम से वो उचित है करना। मैं केवल उन लोगों को उठाऊँगा जिनका देश और समाज के निर्माण में योगदान है। तो साथियों अब इसी क्रम की अगली कड़ी में यानी द्वारिकानाथ टैगोर के पुत्र थे देवेंद्र नाथ टैगोर, अब इन पर हम चर्चा करेंगे क्योंकि इनकी भी बड़ी उपलब्धियां हैं। तो देखिए पिता एक इतने बड़े बिजनेसमैन जिन्होंने भारत ही नहीं विदेशों में झंडे गाड़ दिए और देखिए पुत्र जो जन्मा वो उन्हें लोगों ने महर्षि की उपाधि दी, वो एक ऋषि मुनि बन गए। व्यापार जो द्वारिकानाथ जी का था वो तो बहुत से उनकी व्यापारिक संस्थाएं जो चल रही थी वो बंद हो गई, ठप हो गई और बहुत सी ईस्ट इंडिया कंपनी ने जब्त कर ली। अब जो ये आगे की पीढ़ी इनके पुत्र जो देवेंद्र नाथ टैगोर हैं, ये इनका झुकाव धर्म को समझना, धर्म की कुरीतियों को दूर करना और कुछ सामाजिक परिवर्तन लाना, इधर और कला और संस्कृति को प्राथमिकता देना, इधर ये झुकाव इनका हो गया। तो आइए देवेंद्र नाथ टैगोर जो द्वारिकानाथ जी के पुत्र थे उन पर उनकी उपलब्धियों पर चर्चा करते हैं। देखिए साथियों देवेंद्र नाथ टैगोर या देवेंद्र नाथ टैगोर कहें या देवेंद्र नाथ ठाकुर कहें वो एक ही बात है, तो इससे भ्रम होने की ज़रूरत नहीं है। तो देवेंद्र नाथ टैगोर का जो जन्म हुआ था वो 15 मई 1817 में हुआ था और इनका जन्म जोरासांको हवेली में हुआ था ठाकुरबाड़ी में, तो जिसकी तस्वीरें भी आप लोगों ने देखी हैं। तो 15 मई 1817 को इनका जन्म हुआ और इनकी जो मृत्यु हुई 19 जनवरी 1905 को हुई और ये काफ़ी लंबी आयु जिए, ये 88 वर्ष जीवित रहे और मतलब 88 वर्ष का जीवन उस समय की
तुलना में देखा जाए, आज की तुलना में, आज तो खैर हमारे पास बहुत से डॉक्टर हैं, सब कुछ है, तो संभव भी हो सकता है, लेकिन उस ज़माने को देखते हुए काफ़ी ज़्यादा ये उम्र मानी जाती है, 88 वर्ष। आइए साथियों, इनकी उपलब्धियों के विषय में थोड़ी चर्चा कर लें। इनके पिता का नाम, जैसा कि आप जानते हैं, द्वारिकानाथ था, और माता का नाम इनके दिगंबरी देवी था। और 15 मई 1817 को जन्म हुआ, मैंने बताया आपको। ये मुख्य रूप से बांग्ला साहित्य और भारतीय संस्कृति के विद्वान माने जाते हैं। बांग्ला साहित्य और भारतीय संस्कृति के विद्वान के रूप में इनकी ख्याति भारत में व्याप्त है। अच्छा, ये बड़े दानी थे, तो इनकी दानशीलता के कारण इनको प्रिंस की उपाधि दी गई थी। दूसरी चीज़, इनके ऊंचे चरित्र और इनके आध्यात्मिक ज्ञान के कारण इनको लोग सम्मान में महर्षि, इनके नाम के साथ में महर्षि कह के इनको बुलाते थे। तो अपने नाम के संबोधन में लोग इनको महर्षि उसमें जुड़ा हुआ था। तो ये आध्यात्मिक ज्ञान बहुत ज़्यादा था इनके पास, और बहुत ऊंचा चरित्र था। और इसके बाद इनकी शिक्षा जो थी वो हिंदू कॉलेज में हुई थी। बंगाल का सबसे बड़ा उच्च कोटि का हिंदू कॉलेज माना जाता है, और वहाँ संशयवाद का पाठ पढ़ाया जाता था। इसके बाद 22 वर्ष के जब ये हुए तो इन्होंने एक तत्वबोधिनी सभा की स्थापना की, और तत्वबोधिनी सभा की स्थापना 1840 में की। ये एक प्रकार की आध्यात्मिक संस्था थी, और यहाँ पर जो हमारे प्राचीन कालीन जो वेद हैं, जो उपनिषद हैं, उनको जानना, और उस समय से लेके वर्तमान तक उनमें क्या क्या परिवर्तन किए गए उनको जानना, और आध्यात्मिक ज्ञानार्जन करना, और उनसे मनुष्य को आगे बढ़ने की क्या शिक्षा मिलती है, इस पर जानकारी इकट्ठी करना। ये वाद विवाद होते थे यहाँ पर और तत्वबोधिनी सभा में। तो ये 22 वर्ष की अवस्था में तत्वबोधिनी सभा की स्थापना देवेंद्रनाथ टैगोर ने की थी, और इसका जो उद्देश्य मैंने बताया आपको, और इससे कुछ प्रभावशाली हिंदू लोग जुड़ गए, और उनके जुड़ने से तत्वबोधिनी सभा को एक रफ्तार मिली, एक गति मिली। और इसके बाद साथियों 1842 में चूँकि देवेंद्रनाथ टैगोर एक ब्रह्म समाजी थे, तो 1842 में ये जो राजा राम मोहन राय के द्वारा स्थापित की गई संस्था थी ब्रह्म समाज, 1828 में स्थापित की, और वो भी द्वारिकानंद उसमें सहयोगी थे उनके, देवेंद्रनाथ के पिता। तो द्वारिकानाथ टैगोर के सहयोग से ये 1828 में जो ब्रह्म समाज की स्थापना की थी राजा राम मोहन राय ने, तो दरअसल हुआ क्या कि राजा राम मोहन राय जब इंग्लैंड चले गए तो ब्रह्म समाज शिथिल पड़ने लगा, और देवेंद्रनाथ टैगोर के पिता के ज़माने से वो उससे जुड़े हुए थे। तो 1842 में वो चूँकि ब्रह्म समाजी तो थे ही देवेंद्रनाथ, और उन्होंने ब्रह्म समाज की बागडोर संभाल ली। तो एक ब्रह्म समाज जो शिथिल पड़ रहा था, जो ख़त्म हो रहा था, उसको उन्होंने उसको संभाल करके उसको गति प्रदान की, और उसको पुनर्जीवित किया, पुनर्जीवित करने का काम किया। तो उसमें तत्वबोधिनी जो सभा उन्होंने बनाई थी, उस तत्वबोधिनी सभा की एक प्रतिज्ञा थी, वो प्रतिज्ञा उन्होंने ब्रह्म समाज में भी लागू की, और उनके ब्रह्म समाज से देवेंद्रनाथ टैगोर के जुड़ जाने से ब्रह्म समाज पुनर्जीवित हो गया, और फिर ये गति पकड़ने लगा अपनी। अब इसके बाद साथियों जो वो प्रतिज्ञा थी, वो प्रतिज्ञा क्या थी कि प्रत्येक जो भी ब्रह्म समाज का सदस्य बनेगा, वो सदस्य ये प्रतिज्ञा उसको दिलवाई जाती थी कि वो अपने जीवन में बुरे कर्म नहीं करेगा, और ब्रह्म समाज के प्रति आस्था रखेगा, और अगर उसके परिवार में कोई प्रसन्नता का कोई ऐसा काम होता है जिससे परिवार प्रसन्न है, तो वो ब्रह्म समाज को कुछ दान भेंट करेगा, कुछ भेंट अपनी प्रदान करेगा ब्रह्म समाज को चलाने के लिए। तो ये एक प्रतिज्ञा मतलब दिलवाई जाती थी, और इसमें भी देवेंद्रनाथ टैगोर के जुड़ने से
विभिन्न मत मतांतरों के लोग इससे जुड़ने लगे और इसमें दिलचस्पी लेने लगे, और कुछ नए युवक इसमें जुड़े जो चिंतन मनन करने वाले थे। अब जब लोग जुड़ने लगे काफ़ी मात्रा में, तो इस पे वेदों पर और उपनिषदों पर और जो हमारे प्राचीन धर्म ग्रंथ थे वैदिक साहित्य के, उन पे गहन मंथन चलने लगा। अब गहन मंथन चलने लगा तो क्या वेद और उपनिषद मनुष्य के सच्चे पथ प्रदर्शक हैं? इस पर एक प्रश्न चिन्ह भी खड़ा हुआ। इस विवाद को सुलझाने के लिए अब सवाल ये है कि वेद तो कोई पढ़ता नहीं, वो तो सुरक्षित रखे हुए हैं, और वेदों की अगर किसी को मिल भी जाए तो उसकी भाषा नहीं समझ पाएगा। तो देवेंद्र नाथ टैगोर ने इस चीज़ को स्वीकार करते हुए कि भाई वेदों का बखान किया जाता है, उपनिषदों का बखान किया जाता है ब्राह्मणों के द्वारा, तो क्या ये वाकई सच्चे मनुष्य के लिए आगे बढ़ने के लिए पथ प्रदर्शक हैं? अब सवाल ये है कि उसकी भाषा नहीं कोई समझ पाएगा, तो भाषा समझने के लिए उन्होंने कुछ चुने हुए ब्राह्मणों को, जो बहुत विद्वान थे ब्राह्मण, उनको उन्होंने बनारस भेजा अपने खर्चे से, और उनसे ये कहा कि आप वेदों का और उपनिषदों का अध्ययन करिए, और अध्ययन करने के उपरांत उनको बांग्ला भाषा में अनुवाद करिए, और अनुवाद करके उनकी एक एक पांडुलिपि मतलब यहाँ पर लाइएगा, ताकि उसे सब लोग पढ़ें अनुवाद की हुई। तो वो जिनको उन्होंने भेजा, बनारस भेजा, बनारस में 2 वर्ष तक वो रहे और वेदों का उपनिषदों का उन्होंने अध्ययन किया, और चारों वेदों की और उपनिषदों की वो बांग्ला में पांडुलिपियाँ लेकर के वो वापस लौटे। जब ब्रह्म समाज में वापस लौटे तो उन्होंने उन पांडुलिपियों को सभी लोगों ने पढ़ा, देवेंद्र नाथ ने भी पढ़ा, और इस पर काफ़ी बहस हुई, और अंत में ये निष्कर्ष निकला कि चाहे चारों वेद हों और चाहे उपनिषद हों, ये मनुष्य के सच्चे पथ प्रदर्शक नहीं कहे जा सकते हैं। मानव के विकास में इनको मानने से, धारण करने से मनुष्य आगे नहीं बढ़ सकता है। ये सच्चे पथ प्रदर्शक नहीं हैं, किंतु इनके कुछ थोड़े जो नीति वाक्य हैं, या कुछ बातें ऐसी हैं जो आमतौर पर प्रचलित हैं, फेमस हैं, वही मानी जा सकती हैं। बाकी ये सच्चे पथ प्रदर्शक नहीं है साथियों। और आज साथियों आप देखिए कि अगर वेदों में लिखी गई बातें अगर इतनी मनुष्य को आगे बढ़ाने वाली होती हैं और अगर इतनी सच्ची होती, तो आज हमारी शिक्षा में वेदों की पढ़ाई को शामिल किया जाता। ये चुपचाप किसी मंदिर के किसी ये लाइब्रेरी में ये चुपचाप न रखे होते। तो ये बड़ा आप देखिए कि हमारे पहले के समाज में जो हमसे ये सैकड़ों बरस पहले की बात हो रही, आप देखिए कि कितना गहन चिंतन चल रहा है बुद्धिजीवियों के द्वारा। यहाँ कट्टरपंथियों की बात नहीं हो रही है कि वो अड़े रहते हैं मेरे शास्त्र महान और वो सनातन धर्म महान हैं, कट्टरपंथ महान। अरे भाई, कोई चीज़ है वो चली आ रही सदियों से, जिसका डंका पीटा जाता रहा, वास्तव में उसको पढ़ा जाए, उसको समझा जाए, क्या वाकई सच्चे अर्थों में वो मनुष्य के लिए उसको आगे बढ़ाने का एक रास्ता है? नहीं साथियों, ये निष्कर्ष निकाला गया ब्रह्म समाज में। देवेंद्र नाथ टैगोर के नेतृत्व में अपने खर्चे से उन्होंने भेजा ब्राह्मणों को। उनकी जो पांडुलिपियाँ पढ़ी गईं वो उसके कुछ नीति वाक्य ही माने गए, कि जो कुछ नीति वाक्य हैं, कुछ प्रवचन है वो ठीक है, बाकी ऐसा कुछ नहीं है, सच्चे पथ प्रदर्शक नहीं हो सकते। तो इस तरीके से ये मतलब सुधारात्मक, देखिए धर्म में सुधार की प्रक्रिया चल रही है, और धर्म में सुधार होगा तो हम लोगों में उसका बताएंगे, सुधार करेंगे। जो लोग वेदों के विषय में नहीं जानते, उपनिषदों के विषय में, उनकी सच्चाई हम समाज के सामने लाएंगे, प्रस्तुत करेंगे। अब देखिए साथियों, देवेंद्र नाथ टैगोर ने ब्रह्म समाज को आगे बढ़ाने के लिए
एक तत्वबोधिनी पत्रिका का संपादन किया 1843 में। अब ये जब तत्वबोधिनी पत्रिका के माध्यम से ब्रह्म समाज के विचारों को जनता में फैलाया जाने लगा, जनता पत्रिका को पढ़ती, विचारों को पढ़ती, तो देखिए ब्रह्म समाज की ख्याति, जो ब्रह्म समाज शिथिल पड़ गया था, वो देवेंद्र नाथ के प्रयासों से उसमें एक नई जान देवेंद्र नाथ ने फूंक दी, ब्रह्म समाज में नई जान डाल दी। और तत्वबोधिनी पत्रिका के संपादन से वो जन जन तक ब्रह्म समाज के विचार जाने लगे और पुनः लोग ब्रह्म समाज से जुड़ने लगे। बहुत से लोग ब्रह्म समाज से जुड़ गए। और अभी मैंने बताया आपको कि किस तरीके से ब्रह्म समाज में बहसें हुई। बहस में वेद और उपनिषद के विषय में उनकी बनारस में जा कर के अध्ययन किया गया, उनकी पांडुलिपियाँ लाई गईं। अंत में ये निष्कर्ष निकला कि भाई ये सच्चे पथ प्रदर्शक नहीं है, कुछ नीति वाक्य ही इनके मानने योग्य हैं। अब देखिए ब्रह्म समाज में बहुत सारे लोग जुड़ गए और इसमें एक और लेख निकाला गया, वो ब्रह्म धर्म नामक एक लेख निकाला गया और जिसका जो शीर्षक था वो शीर्षक था एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति। जिसका शीर्षक रखा गया एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति। इसका मतलब जो है ब्रह्म यानी ईश्वर केवल एक ही है संसार में, जो संसार का रचनाकार है। बहुदेववाद का खंडन इसमें किया गया है ब्रह्म समाज में और एकेश्वरवाद का समर्थन किया गया है। एकेश्वरवाद का मतलब यानी संसार का कर्ता धर्ता एक ईश्वर है, एक परमात्मा है। अब यहाँ से देखिए कितनी बातें मतलब खत्म हो रही हैं कि जो तमाम ब्रह्मा विष्णु महेश हैं इनको खारिज कर दिया गया। जो बहुत से देवी देवता हैं उनको खारिज कर दिया गया। एक परम पिता है जो सृष्टि का निर्माण करता है, वही ब्रह्म है, वही ईश्वर है। और एक ईश्वर की सत्ता है तो दूसरी सत्ता उसको चुनौती कोई नहीं दे सकती है, सत्ता तो एक ही रहेगी। देखिए राजनीति में भी वही बात आती है और धर्म में भी वही बात है। ये करोड़ों देवी देवता हिंदू धर्म में और ये ब्रह्मा विष्णु में ये सब भगवान नहीं हो सकते। भगवान तो संसार का रचनाकार एक ही है और दूसरा उसकी शक्ति को कोई चुनौती नहीं दे सकता। तो ये ब्रह्म समाज के विचार साथियों हैं। ब्रह्म धर्म का लेख मैंने आपको बताया जिसका शीर्षक एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति के नाम से उसका शीर्षक रखा जाता था और उसमें एकेश्वरवाद के विचार उसमें रखे जाते थे, बताए जाते थे लोगों को, और यानी एक परमपिता का समर्थन किया गया। अब देखिए यहाँ पर ब्रह्म समाज में एक काफ़ी बड़े व्यक्तित्व का यहाँ पर पदार्पण हो रहा है और उसका नाम है केशव चंद्र सेन। केशव चंद्र सेन ब्रह्म समाज से जुड़ गए और केशव चंद्र सेन जब ब्रह्म समाज से जुड़े तो वो ब्रह्म समाज के लिए बहुत मेहनत करने लगे और उनके अनुयायियों ने भी ब्रह्म समाज के लिए पूरा का पूरा समय अर्पित कर दिया। देवेंद्र नाथ टैगोर इससे बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने ब्रह्म समाज का केशव चंद्र सेन को आचार्य नियुक्त कर दिया। जब आचार्य नियुक्त हो गए तो केशव चंद्र सेन बंगाल में तो जगह जगह इसकी शाखाएं खुल गईं। उनके अनुयायियों ने सबको समझा बुझा करके लोगों को इससे जोड़ा और बंगाल में तो जगह जगह ब्रह्म समाज की शाखाएं खुली और इसके बाद पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत में, उत्तर प्रदेश में, पंजाब में और तमिलनाडु में के उसकी राजधानी मद्रास में जा कर के केशव चंद्र सेन गए और वहाँ पर उन्होंने इसका प्रचार प्रसार किया ब्रह्म समाज का और वहाँ भी शाखाएं खुलवाईं। तो इस तरीके से ब्रह्म समाज की कुल मिलाकर के 54 शाखाएं मतलब केशव चंद्र सेन के प्रयासों से खोली गईं। इससे देवेंद्र नाथ टैगोर जो थे वो बहुत प्रसन्न हुए। लेकिन साथियों ये प्रसन्नता ज़्यादा दिनों तक नहीं रह सकी क्योंकि केशव चंद्र सेन के विचार बहुत ही नवीन विचारधारा थे और उन्होंने ब्रह्म समाज में वो दो कुरीतियों को और शामिल करना चाहते थे। ब्रह्म समाज में जो सामाजिक कुरीतियाँ थीं उनमें से एक थी कि विधवा विवाह ब्रह्म समाज में कराया जाए
यानी कोई अगर लेडीज अगर कोई विधवा हो जाती है, पति उसका मर जाता है, तो उसकी दोबारा शादी कराई जाए और विधवा विवाह को बल दिया जाए, उसका समर्थन किया जाए। और दूसरा था अंतरजातीय विवाहों को भी वरीयता दी जाए और अंतरजातीय विवाह भी ब्रह्म समाज के द्वारा कराए जाएं। तो ये इतने उन्नतशील विचार उनके थे, लेकिन देवेंद्र नाथ टैगोर से इन्हीं दोनों विचारों पर मतभेद हो गया। और मतभेद हो गया, दरअसल देवेंद्र नाथ टैगोर ये चाहते थे कि परिवर्तन इतनी जल्दी जल्दी नहीं होना चाहिए, परिवर्तन धीरे धीरे होना चाहिए, इतनी जल्दी जल्दी सब कुछ नहीं करना उचित नहीं होगा या लोग इसको नहीं मानेंगे। तो दोनों महापुरुषों की थिंकिंग अलग अलग थी, तो इसी बात पर मतभेद हो गए। केशव चंद ये दोनों कुरीतियों को ब्रह्म समाज में के माध्यम से दूर करना चाहते थे, लेकिन देवेंद्र नाथ टैगोर इतनी जल्दी इसको मानने के लिए तैयार नहीं थे। और इन्हीं बात पे मतभेद हो करके फिर देवेंद्र नाथ टैगोर ने केशव चंद सेन को आचार्य पद से हटा दिया। और वो जब केशव चंद सेन हट गए आचार्य पद से, यानी ब्रह्म समाज से ही पूरा हटा दिया, तो उनके अनुयायी भी उनके साथ हट के चले गए। और 1866 में केशव चंद सेन ने अपना एक नई संस्था बनाई जिसका नाम था भारतवर्षीय ब्रह्म समाज। और जो पुराना ब्रह्म समाज था वो देवेंद्र नाथ टैगोर के नेतृत्व में उसे आदि ब्रह्म समाज कहा गया। तो आदि ब्रह्म समाज प्रचार प्रसार उसका थम गया और इसके बाद वो आदि ब्रह्म समाज बाद में फिर उतना फेमस नहीं हो पाया। और इसके बाद देवेंद्र नाथ टैगोर ने उसकी जो ब्रह्म समाज की जो प्रबंध समिति थी उसको सारा नेतृत्व और सारा दायित्व और उसको चलाने का उसको सौंप दिया, प्रबंध समिति को सौंप दिया, और वो भी उससे अलग हो गए और कुछ समय के बाद ब्रह्म समाज को लोग भूल गए। तो इस प्रकार से ये धर्म सुधार के क्षेत्र में ये देवेंद्र नाथ टैगोर के द्वारा ये योगदान दिया गया। और ये आध्यात्मिक गुरु थे, महर्षि थे और बांग्ला भाषा में बहुत सारे इन्होंने ग्रंथ लिखे हैं। अब उन ग्रंथों का जिक्र करना इसलिए मैं ज़रूरी नहीं समझता कि मैं वही बातें बता रहा हूँ जिनका देश और समाज पर प्रभाव पड़ा, वो उन कार्यों को बता रहा हूँ जिनका हमारे देश और समाज पर प्रभाव पड़ना है। तो लेकिन वैसे देखा जाए तो बांग्ला साहित्य में बहुत सारी किताबें देवेंद्र नाथ टैगोर ने लिखी और इनका नाम अविस्मरणीय है। तो साथियों, अब इसके ये तो टैगोर ख़ानदान की उपलब्धियों का ये पहला पार्ट था। अब अगले वीडियो में हम रविन्द्रनाथ टैगोर पर चर्चा करेंगे, एक महान व्यक्तित्व, एक मील का पत्थर। तो इसको हम पार्ट 2 में, यानी टैगोर ख़ानदान की जो उपलब्धियां हैं उसका पार्ट 2 में हम इसका जिक्र करेंगे। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए।